बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता है। हमारी आज की वीडियो चूज़ों के पहले 7 दिन की परवरिश के हवाले से है। पहले नंबर पर चूज़ों को कितने घंटे बाद इंक्यूबेटर से निकालना चाहिए, दूसरे नंबर पर चूज़ों की ब्रूडिंग क्यों ज़रूरी है, और तीसरे नंबर पर चूज़ों की फ्लशिंग कब और कैसे करनी चाहिए, चौथे नंबर पर पहली खुराक कब देनी चाहिए और कैसी खुराक देनी चाहिए, पाँचवें नंबर पर और पहले 7 दिन कौन सी मेडिसिन्स और वैक्सीन्स करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंक्यूबेटर में चूज़े अंडों से बाहर क्यों नहीं निकल पाते और डेड इन शेल हो जाते हैं। हम उन्हें किस तरह अंडों से रेस्क्यू कर सकते हैं, इस पर मेरी तफसीली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं चूज़ों को इंक्यूबेटर से कितने घंटे बाद निकालना चाहिए। तो एक बात याद रखें, चूज़ों को अंडों से बाहर आते ही फ़ौरन इंक्यूबेटर से निकालने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चूज़े को अंडे से बाहर आने के बाद वैसा ही माहौल चाहिए होता है जैसा कि इंक्यूबेटर में मौजूद होता है। चूज़ों को कम से कम 40 से 45 घंटे बाद इंक्यूबेटर से निकालना चाहिए। शुरू के 50 घंटे तक खुराक देने की गलती नहीं करनी चाहिए। ब्रूडर में शिफ्ट करने से पहले ब्रूडर का टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री तक अचीव करके इन्हें ब्रूडर में शिफ्ट करें। ब्रूडर में लकड़ी का बुरादा, राइस हस्क या रेत मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, बल्कि शुरू के दिन ब्रूडर की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि नीचे मौजूद कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ को खाना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं चूज़ों की फ्लशिंग क्यों ज़रूरी है। चूज़ों की फ्लशिंग यानी पेट की सफाई कब और कैसे करनी चाहिए। इंक्यूबेटर से बाहर निकालने के बाद चूज़ों को कोई भी खुराक देने से पहले फ्लशिंग ना करने की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिसमें पेस्टिंग का होना यानी बीट का लगना वगैरह शामिल हैं। फ्लशिंग मीठे दूध या मीठे पानी से भी करवाई जा सकती है। इसके अलावा वेटनरी स्टोर से मिलने वाले फ्लशर से भी करवाई जा सकती है। खुराक देने से पहले फ्लशिंग वाला पानी 4 से 6 घंटे तक चूज़ों के सामने रखा जाता है, जिसे पीने के बाद उनके पेट में मौजूद जर्दी फौरी बाहर आ जाती है। फ्लशिंग करने के बाद उन्हें पहली खुराक दी जाती है, जो कि 0 नंबर ब्रॉयलर फीड भी हो सकती है, मगर फीड देते वक्त ध्यान रखें कि यह आपके चूज़ों की पहली खुराक है। फीड किसी भी अच्छी कंपनी की ख़रीदें और स्टोर में पड़ी गीली या फंगस लगी फ़ीड को हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। फंगस लगी फ़ीड से इन्हें फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर घर में तैयार करदा 21 से 23% प्रोटीन वाली साफ़ सुथरी फ़ीड भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है, वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। घर में फ़ीड किन किन चीज़ों से और किस तरह तैयार की जा सकती है, इस पर मेरी मुकम्मल तफसीली वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। अब सवाल आता है मेडिसिन्स का। तो फ्लशिंग वाला पानी उठाने के बाद आपने सादा पानी हरगिज़ नहीं रखना। पानी में 2 चीज़ों का होना इंतहाई ज़रूरी है, एक एंटीबायोटिक और दूसरा मल्टी वाइटामिन्स। अगर आपके इलाके में कोई वेटनरी स्टोर मौजूद है तो आप वहां से ट्राइफल और वीटासोल सुपर अगर लूज़ पैकिंग में मिले तो वो ले आएँ और पैकिंग पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाएँ। और अगर वेटनरी स्टोर मौजूद ना हो तो किसी भी आम मेडिकल स्टोर से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल्स और लाइसोविट सिरप ले आएँ और इंक्यूबेटर में से निकलने के बाद इन्हें पहले 3 दिन लगातार इस्तेमाल करें और मेडिसिन वाला पानी दिन में कम से कम 2 से 3 बार तब्दील करें। चौथे दिन इन्हें सादा पानी इस्तेमाल करवाएं और 5वें दिन इन्हें सेब का सिरका 5 सीसी 1 लीटर में डालकर सर्व करें। सेब के सिरके से मुतालिक मेरी तफसीली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके बाद उन्हें एक दिन के वक्फे से ORS, कैल्सी और ग्लूकोज इस्तेमाल करवाएं और 7वें दिन इन्हें NDIB की वैक्सीन लाजमी करें। और वैक्सीन को इस्तेमाल कराने का एक मुकम्मल तरीक़ाकार होता है। वैक्सीन से पहले फ्लशिंग और बाद में इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। एक बात याद रहे कि इस वीडियो में बताए गए तमाम तर तरीक़ाकार को ना सिर्फ हम अपने फार्म पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में समझदार फार्मर्स बहुत अच्छे तरीके से बाकायदगी से सरअंजाम देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।